आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम लिखते हैं पाठ 20 निबंध लेखन। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। निबंध शब्द नी जमा बंध से बना हुआ है, अर्थात अच्छी तरह से बंधा हुआ। यह एक कला है। यह एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें विचारों और भावों को प्रभावशाली ढंग से क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। निबंध अपने विचारों को प्रस्तुत करने का सबसे उत्तम माध्यम है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से अपने विचारों के अनुसार निबंध लिखता है, इसलिए एक ही विषय पर कई प्रकार के निबंध लिखे जा सकते हैं। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, निबंध में वाक्य क्रमबद्ध होने चाहिए। निबंध की भाषा स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। निबंध में विषय पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार मुहावरे, लोकोक्तियां तथा किसी कवि की पंक्तियों का प्रयोग होना चाहिए। किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले उस विषय से संबंधित सूचनाओं तथा विचारों को एकत्र कर व्यवस्थित कर लेना चाहिए। आगे है, निबंध लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। भूमिका तथा उपसंहार को आकर्षित रूप दे सकते हैं। आगे है, शुद्ध वर्तनी और विरामचिन्हों का यथोचित प्रयोग करना चाहिए। निबंध में दिए गए संकेतों के आधार पर विषय वस्तु अलग अलग अनुच्छेदों में व्यक्त हो। अनावश्यक बातों का वर्णन निबंध में नहीं होना चाहिए। निबंध के भाग। निबंध के 3 भाग होते हैं। पहला है भूमिका, प्रस्तावना जिसे हम आरंभ कहते हैं, विषय वस्तु मध्य जिसे हम बीच का भाग कहते हैं, और उपसंहार जिसे हम अंतिम भाग कहते हैं। ठीक है, आगे है, पहला निबंध है हमारा मोबाइल फोन। भूमिका है, मोबाइल फोन से पूरी दुनिया में चमत्कारिता बदलाव ला दिया है। वर्षों पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा आविष्कार होगा जिससे हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी से बात कर सकेंगे। मोबाइल के कारण हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। इसी के कारण हर क्षेत्र में परिवर्तन आया है, चाहे वह व्यापार का क्षेत्र हो, विज्ञान हो या फिर कृषि क्षेत्र। मोबाइल के प्रयोग के कारण लोग दुनिया के किसी भी कोने से किसी से भी जुड़ सकते हैं। उपयोगिता। कोरोना काल में मोबाइल फोन सबसे महत्वपूर्ण साथी के रूप में उभरा है। चाहे अस्पताल में बेड लेना हो, फिर चाहे खाना या दवाई ऑर्डर करनी हो, मोबाइल के द्वारा लोग अपने घर में सुरक्षित रहकर यह सब कर पा रहे थे। रेडियो, कैलकुलेटर, कैमरा, किताबें, धीरे धीरे सभी आवश्यक यंत्र मोबाइल फोन में ही सम्मिलित हो गए हैं। मोबाइल से ही फोटो लेते हैं। यह कहीं भी ले जाने के लिए भी सुलभ साधन है, क्योंकि हमारी जेब में आसानी से आ सकता है। मोबाइल फोन बच्चों से लेकर महिलाओं और बूढ़े सबके जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। महिला सुरक्षा के लिए भी इतनी अहम भूमिका निभाई है। एक बटन दबाते ही परिचितों के पास संदेश भेज देता है। पुलिस ने कई बार फोन टैप करके कई नामी अपराधियों को भी पकड़ा है। फिर है लाभ। बैंकों की सुविधा भी हम मोबाइल पर उपलब्ध है, जिसके कारण बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रास्ता भटक जाने पर भी हम मोबाइल की मैप की से करंट लोकेशन देखकर गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। आगे है हानि। मोबाइल के अपने दुष्परिणाम भी हैं। मोबाइल के अधिक प्रयोग से व्यक्ति विभिन्न बीमारी से प्रभावित हो रहा है, जैसे कम सुनाई देना, कैंसर, आंखें कमजोर होना, हृदय गति का बढ़ना, रक्तचाप बढ़ना, मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव आदि। मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। आतंकवाद को बढ़ावा देने में भी मोबाइल फोन सहायक हो रहा है। इसके द्वारा अपराधी अपनी योजना को सरलता से साकार कर लेता है।
छोटे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बच्चों को इसकी लत लग रही है जो उसका ध्यान खेलकूद से भटका रही है। आगे है उपसंहार। मोबाइल फोन एक उपयोगी यंत्र है। यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो यह किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन अगर इसका अत्यधिक इस्तेमाल किया जाए तो यह बीमारियों का घर है और व्यक्ति को यह दुनिया से अलग कर देता है। इसीलिए इसका प्रयोग आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। ठीक है, इस तरह यह निबंध पूरा होता है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। आतंकवाद। भूमिका है, आज पूरा विश्व आतंकवाद की समस्या से पीड़ित है और इससे जूझ रहा है। आतंकवादी निर्दोष जनता में हत्या, अपहरण, बम विस्फोट आदि से भय पैदा करते हैं। विश्व का प्रत्येक राष्ट्र, चाहे वह भारत हो या अमेरिका, रूस हो या कोई अन्य पड़ोसी देश, सभी आतंकवाद से पीड़ित है। कोई नहीं जानता कि कब किसी हवाई जहाज का अपहरण करके किसी इमारत से टकरा दिया जाएगा, कब किसी स्थान पर बम विस्फोट कर दिया जाएगा, कौन मारा जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। जब भारतीय संसद और अमेरिकी विश्व व्यापार केंद्र पेंटागन ही आतंकी हमले से सुरक्षित नहीं रह सके तो साधारण व्यक्ति की बात ही क्या है। आगे है कारण। यह सत्य है कि आतंकवाद दिन प्रतिदिन अपने पांव पसार रहा है। यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि आखिर विश्व में आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है। आतंकवाद बढ़ने की कुछ मुख्य कारण है बेरोजगारी, भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, अपराधिता, धर्मांधता आदि। ये ऐसे कारण हैं जिनका निदान किए बिना आतंकवाद को कम करना संभव नहीं है। आज आतंकवाद की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन इससे सक्रिय हो गए हैं, जो बेरोजगार तथा गुमराह युवकों को माध्यम बना आतंकवाद को फैला रहे हैं। जैसे ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में बैठकर अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र तथा पेंटागन पर हमला कर दिया। इस आतंकी घटना को अमेरिका आज तक नहीं भूल पाए। भारत में भी आतंकवादी संगठनों के इशारे पर अनेक बार विभिन्न स्थानों पर हमले हो चुके हैं। मुंबई में हुई 26 जनवरी 2009 की आतंकी घटना आज भी हर भारतीय के दिल और दिमाग में ताजा है, जिसने पूरी मुंबई नगरी ही क्या पूरे विश्व को हिला दिया था। भारत में आज मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, असम, नागालैंड आदि हर जगह आतंकवादी संगठन सक्रिय होकर आतंक फैला रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। आतंकवादी का उद्देश्य चारों ओर अशांति तथा आतंक फैलाना है, जिसमें वह सफल भी हो रहा है। आए दिन समाचार पत्रों में आतंकवाद के घिनौने कारनामे छपते रहते हैं। उपसंहार। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हमारे देश की एक सरकार पूरा प्रयास कर रही है, परंतु इसे समाप्त करने के लिए हम सभी को पूरी लगन से जुटना होगा। इसके लिए हमें सावधानी बरतनी होगी। सभी आतंकवाद से प्रभावित देशों को मिलकर प्रयास करना होगा। कुछ ऐसे उपाय करने होंगे कि आतंकवाद जड़ से समाप्त हो जाए। इसके लिए सभी अपनी निजी और धार्मिक स्वार्थों तथा प्रांतीयता को त्याग कर देशवासी बनकर रहे। युवक आतंकवाद की राह की ओर जाने के लिए प्रेरित तथा बाध्य न हो, बल्कि उनकी ऊर्जा, शक्ति, उनकी उत्साह, उनके जोश का उपयोग उनके परिवार की खुशहाली, देश की उन्नति, विश्व शांति के लिए हो सके। इसके लिए सभी देशों को मिलकर कुशलता तथा तत्परता से प्रयास करना होगा, तभी विश्व का हर नागरिक आतंक मुक्त हो सकेगा। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।